नमस्कार बच्चों। कक्षा 12 के वाणिज्य व्यवस्था और संचालन के विषय में हम लोग जो आगे चैप्टर नंबर 4 जो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था व्यवस्था तंत्र, उसके आगे के टॉपिक में डिस्कस करने से पहले हम लोग व्यवस्था तंत्र का अर्थ और उसका कॉन्सेप्ट के बारे में एक बार फिर से जो है हम लोग चर्चा कर लेंगे। व्यवस्था तंत्र किसे कहते हैं? तो आयोजन के प्रभावशाली अमल और उद्देश्य प्राप्ति के लिए ही जो प्रबंधकीय ढांचा रचा जाता है उसे व्यवस्था तंत्र कहते हैं। एक सामान्य अर्थ में अगर हम कहें तो समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हुई व्यक्तियों के मध्य अधिकार और दायित्व का विभाजन करने वाला ढांचा अर्थात व्यवस्था तंत्र। तो इस प्रकार हमने व्यवस्था तंत्र का अर्थ और उसका कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर लिया एक बार। अब हम अपने नेक्स्ट आगे के टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हमारा जो आगे का टॉपिक है वो है व्यवस्था तंत्र का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों लोग, आप लोगों के पास में अगर बीए की किताब है तो आप लोग उसमें देख सकते हैं व्यवसायिक इकाई का स्वरूप, कद और दायित्व का विभागीकरण जो है, यहाँ पर विभागीकरण को 5 भागों में बांटा गया है। वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट नंबर में रेखीय व्यवस्था तंत्र, कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र, औपचारिक व्यवस्था तंत्र, और चौथा है अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र, और पांचवा है श्रेणिक व्यवस्था तंत्र। इस प्रकार इसको कद, स्वरूप और दायित्व के विभागीकरण के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें दिया है फर्स्ट नंबर पे रेखीय व्यवस्था तंत्र। देखिए बच्चों, ध्यान से आप लोग उसको सुनिएगा। रेखीय व्यवस्था तंत्र का अर्थ किसे कहते हैं? रेखीय व्यवस्था तंत्र का प्राचीन और सरल प्रकार है। सेना में इसका वर्षों से उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे सैन्य व्यवस्था तंत्र भी कहते हैं। कई बार पूछा भी जाता है कि रेखीय व्यवस्था तंत्र को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। एग्जाम पूछा जाता है तो आप उसके उत्तर में लिख सकते हैं कि रेखीय व्यवस्था तंत्र को दूसरे सैन्य व्यवस्था तंत्र के नाम से जाना जाता है। देखिए, इसके बारे में हम लोग इसकी रचना समझने से पहले ये जानेंगे कि इसमें क्या होता है। व्यवस्था तंत्र में अधिकार का केंद्रीकरण उच्च स्तर पर होता है, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, अधिकार और दायित्व का विभाजन सीधी रेखा से उच्च स्तर से तल स्तर की ओर किया जाता है, जो हम लोग इसके रचना में भी देखेंगे। देखिए, इसकी जो रचना दी गई है आप देख सकते हैं। रचना जैसे मैंने आपको बताया, आप इसकी जो रचना दी है, इसका जो रचना का जो यहाँ पर एक आकृति बनाया गया है आप देख सकते हैं। उसको देखेंगे तो आपको नीचे जो भी उसका कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, रचना में जो जो उसका कंटेंट लिखा है, आराम से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट नंबर देखिए दिया है रेखीय व्यवस्था तंत्र। रेखीय व्यवस्था तंत्र में सर्वोच्च अधिकार संचालन मंडल के पास होता है। जैसे कि आपको पता होगा, जो सबसे ज़्यादा पावर, सबसे ज़्यादा जो सत्ता किसके हाथ में होती है? संचालक मंडल के पास में। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर दिया है आकृति में। फिर उसके नीचे दिया जनरल मैनेजर। तो जनरल मैनेजर देख सकते हैं संचालक मंडल के बाद में जो अधिकार और पावर है वो किसके हाथ में होता है? जनरल मैनेजर के हाथ में होता है। और फिर जनरल मैनेजर के नीचे 3 विभागों में बांटा गया है। इन 3 अधिकारियों को 3 विभागों में बांट दिया गया है, एक उत्पादन विभाग, प्रबंध विभाग और विक्रय विभाग। इस प्रकार से इसकी रचना दी गई है। यानी आप देख सकते हैं जो अधिकार और दायित्व है, ठीक है, और जो उनका जो पावर है ऊपर से उच्च स्तर से नीचे स्तर की ओर आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। फिर उत्पादन विभाग में देखिए 2 विभाग दिए गए हैं, क्रय अधिकारी और उत्पादन अधिकारी। फिर उसके नीचे भी आप देख सकते हैं लिपिक दिया हुआ है क्रय अधिकारी के नीचे, और उत्पादन अधिकारी के नीचे दिया है सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर के नीचे दिया है फोरमैन, और फोरमैन के नीचे दिया गया है श्रमिक। इस प्रकार हम लोगों ने उत्पादन विभाग में जो अधिकारी हैं उनका भी आप देख सकते हैं अधिकार और दायित्व का जो विभाजन हुआ है, ठीक है, उच्च स्तर से तल स्तर की ओर आते हुए देखा है। उसी प्रकार सेम टू सेम प्रबंध विभाग का दिया गया है। इसको भी देखिए 2 भागों में बांटा गया है, प्रबंध अधिकारी, हिसाबी अधिकारी। प्रबंध अधिकारी के नीचे क्या आता है? देखिए दिया हुआ है लिपिक दिया हुआ है, और हिसाबी अधिकारी के नीचे दिया गया है लिपिक दिया गया है। उसमें भी सेम टू सेम जैसे हम लोगों ने उत्पादन विभाग में समझा है, वैसे ही प्रबंध विभाग में भी अधिकार और दायित्व का जो विभाजन हुआ है वो उच्च स्तर से तल स्तर की ओर आया है। उसी प्रकार से सेम टू सेम थर्ड नंबर में विक्रय विभाग में दिया गया है। विक्रय विभाग में 2 विभाग दिए गए हैं, विक्रय अधिकारी का और विज्ञापन अधिकारी का, ठीक है। और उसके नीचे देखिए दिया गया विक्रय अधिकारी में उसके नीचे कौन आता है? सेल्समैन, और विज्ञापन अधिकारी के नीचे क्या आता है? कर्मचारी आता है। तो इसमें भी वही किया, आप देख सकते सभी में ऐसा किया है, उच्च स्तर से नीचे के स्तर की ओर अधिकार और दायित्व का विभाजन किया गया है।
ठीक है, और सीधी रेखा में अधिकार दिए गए हैं। उस प्रकार से इसको एक प्रकार से आप कह सकते हैं ये रेखीय व्यवस्था तंत्र का स्वरूप बनाया गया है। जैसे कि इसका अर्थ दिया गया है उसी प्रकार से इसकी रचना की गई है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट दूसरा जो व्यवस्था तंत्र का ढांचा है वो है कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र। देखिए जैसे इसका नाम दिया गया है कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र, उसी प्रकार से इसका अर्थ भी है और उसी प्रकार से इसका स्वरूप भी है। रेखीय व्यवस्था तंत्र कार्य की तुलना में विभाग को अधिक महत्व देता है। ठीक है, ये इसकी मुख्य सीमा है। रेखीय व्यवस्था तंत्र में विशिष्टीकरण का अभाव होता है, जो हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि कार्य के स्थान में विभाग को अधिक महत्व दिया जाता है। रेखीय व्यवस्था तंत्र के अनुसार इकाई के एक विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसे व्यवस्था तंत्र की रचना की गई है जिसमें विशिष्ट ज्ञान वाले विशेषज्ञ व्यक्ति को इकाई के निश्चित कार्य को दायित्व सौंपा जाए, जिसे क्या कहा जाता है, कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र। ठीक है, फिर से ध्यान देना, व्यवस्था तंत्र की रचना की गई जिसमें विशिष्ट ज्ञान वाले विशेषज्ञ व्यक्ति को इकाई के निश्चित कार्यों का दायित्व सौंपा जाए। ठीक है, तो उससे क्या कहा जाएगा, कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र कहा जाएगा। अब देखिए इसकी भी जो रचना दी गई है, आप रचना में जो इसकी आकृति बनाई गई है, आप आकृति देखेंगे। ठीक है, आकृति में एक जो पॉइंट दिए गए हैं उसको अगर समझ लेंगे आकृति में देख करके, तो उसके नीचे का जो कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है, वह आसानी से समझ जाएंगे। आप देख सकते हैं इस पर, देखिए कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र में सर्वोच्च अधिकार किसके पास में दिख रहा है, साफ दिख रहा है, साफ मुख्य अधिकारी के पास में दिख रहा है, सबसे ऊपर। ठीक है, ऊपर चार्ट में बताए अनुसार इकाई में दो विभाग में विभाजित किया गया। दो विभाग कौन कौन सा है, एक है प्रबंध विभाग और एक है कारखाना विभाग। आपको आकृति में साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और फिर देखिए देख सकते हैं प्रत्येक विभाग में कार्यों की सूची तय करके उसके आधार पर कार्य के भाग निश्चित करके अलग अलग उत्तरदायित्व अधिकारियों को अधिकार दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि देखिए प्रबंध विभाग, उसके नीचे देखिए दिया गया 4 अधिकारी दिए गए, सूचना अधिकारी, अनुशासन अधिकारी, हिसाब अधिकारी और मार्गदर्शन अधिकारी। ठीक है, और उसी प्रकार से कारखाना विभाग, उसके नीचे भी 4 अधिकारी दिए गए हैं। आप देख सकते हैं इसमें समूह अधिकारी, गति अधिकारी, गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी और मरम्मत कार्य इंजीनियर। देखिए ये सभी सब किस प्रकार से बनाया गया इसमें, आप देख सकते हैं कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र में श्रम विभाजन और विशेषीकरण को विशेष स्थान दिया गया। आप देख सकते हैं इसमें श्रम विभाजन और विशेषीकरण को विशेष स्थान दिया गया है। और इन सभी के नीचे देखिए लास्ट में दिया हुआ है कर्मचारी और श्रमिक, जो किससे हैं, जो सभी से जुड़े हुए हैं। श्रमिक वो है प्रबंध विभाग से जुड़े हुए, कारखाना विभाग से जुड़ा हुआ है, कर्मचारी भी प्रबंध विभाग से जुड़ा हुआ है, कारखाना विभाग से भी जुड़ा हुआ है। तभी देखिए उसमें आकृति में ऐसे ऐसे करके लाइन की हुई है, मतलब वो सभी विभागों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये देखिए इसका कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र का जो उसका अर्थ दिया गया है, उसी के अनुसार यहाँ पर क्या है, कार्यों को विशिष्ट जो है फोकस किया गया है और विशिष्ट ज्ञान वाले विशेषज्ञ व्यक्ति को क्या किया है, इसमें निश्चित कार्य का दायित्व सौंपा गया है। आप देख सकते हैं सूचना अधिकारी, अनुशासन अधिकारी, हिसाब अधिकारी और मार्गदर्शन अधिकारी, इस सभी को विशिष्ट काम, इनका देखिए क्लियर कट इनका जो काम है, ठीक है, वो इसमें बताया गया। उसी अनुसार उनको अधिकारी बनाया गया है, उसी अनुसार उनको उनका विशेषज्ञ व्यक्ति को जो है अपॉइंट किया गया। जैसे सूचना अधिकारी, सूचना के बारे में जो उसको जानकार है, जो अधिकारी जो उसने अनुभव प्राप्त किया है, अपना कार्य कौशलता हासिल किया, उसको सूचना अधिकारी का कार्य दिया गया है। उस प्रकार वैसे ही अनुशासन अधिकारी का दिया गया है, हिसाबी अधिकारी को उसी के अनुसार कार्य अनुसार उसको हिसाब का अधिकार काम दिया गया है, मार्गदर्शन अधिकारी को उसी प्रकार से मार्गदर्शन का कार्य दिया गया है। वही प्रबंध विभाग में है, वही प्रकार से कारखाना विभाग में दिया गया है। और सबसे नीचे दिया गया है कर्मचारी और श्रमिक, जो दोनों विभागों से, सभी विभागों से जुड़े हुए हैं, कर्मचारी हो या श्रमिक हो। तो इस प्रकार ये कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र का जो प्रकार है, व्यवस्था तंत्र का जो ढांचा है, वो पूरा हुआ। अब नेक्स्ट हमारा जो 3rd नंबर में दिया है औपचारिक व्यवस्था तंत्र, उसको हम लोग ध्यान से समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी पूछा जाता है, अर्थ पूछा जाता है कि औपचारिक व्यवस्था तंत्र किसे कहते हैं। तो आपको सिंपल 2 लाइन में उसका आंसर लिखना होता है। आप लिख सकते हैं बिल्कुल 2 या 3 लाइन में। इकाई के संचालकों द्वारा निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति और कार्य के मध्य संबंधों को जो विधिवत ढांचा स्थापित किया जाता है, उसे औपचारिक व्यवस्था तंत्र कहते हैं। बस आपको इतना उसके अर्थ में बताना होता है जब अर्थ पूछा जाए तो। इकाई के संचालकों द्वारा निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति और कार्य के मध्य संबंधों का जो विधिवत ढांचा स्थापित किया जाता है, उसे औपचारिक व्यवस्था तंत्र कहते हैं।
देखिए जैसे कि इसका अर्थ आपने समझा है, औपचारिक व्यवस्था तंत्र, इसमें क्या होता है कि संचालक के द्वारा एक लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए एक नियम और एक डिसिप्लिन तैयार किया जाता है, जिसके अंडर में कर्मचारियों को काम करना होता है, ठीक है, जो सभी के लिए समान और सभी के लिए निष्पक्ष होता है। उसी प्रकार से इसका औपचारिक व्यवस्था तंत्र का ढांचा तैयार किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके हम लक्षण का नेक्स्ट जो टॉपिक है लक्षण उसका पढ़ेंगे। औपचारिक व्यवस्था तंत्र का लक्षण इसमें दिया हुआ है फर्स्ट नंबर में, औपचारिक ढांचा। निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संचालक सोच समझकर औपचारिक ढांचे की रचना करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इसका अर्थ पढ़ा, संचालक द्वारा क्या होता है, इसका सोच समझ के लक्ष्यों को ध्यान में रख करके इसका जो है उसका औपचारिक ढांचा तैयार किया जाता है। फिर सेकंड नंबर दिया अपरिवर्तनशील। औपचारिक व्यवस्था तंत्र में जो भी ढांचा तैयार किया जाता है वो कैसा होता है, अपरिवर्तनशील होता है, यानी कि उसको कर्मचारी का स्थान हो या अधिकार हो बार बार बदल नहीं सकता है, एक ही बार जो निश्चित कर दिया है वही रहेगा, उसको बोलते हैं अपरिवर्तनशील। फिर थर्ड नंबर का जो लक्षण है औपचारिक व्यवस्था तंत्र का वो है उच्च से निम्न अधिकार सौंपना। इसमें क्या किया, देखिए ये पॉइंट हमारा पहले भी आ चुका है। इसमें जो अधिकार सौंपा जाता है औपचारिक व्यवस्था तंत्र में अधिकारियों को, वो उच्च से उच्च स्थान से नीचे के स्थान की ओर जो है सौंपा जाता है, यानी कि सबसे ऊपर जैसे हम लोग होते हैं संचालक मंडल, फिर जनरल मैनेजर, फिर उसके नीचे विविध प्रकार के मैनेजर या कर्मचारी अधिकारी, इस प्रकार से उनका जो क्रम है ऊपर से नीचे की ओर आता हुआ दिखाई देता है। फिर दिया फोर्थ नंबर है विशाल कद। जो इकाइयाँ विशाल कद वाली होती हैं, बड़ी होती हैं, उनका जो स्वरूप होता है बहुत ही विशालकाय होता है, वहाँ पर औपचारिक व्यवस्था तंत्र का ढांचा जो है औपचारिक व्यवस्था तंत्र का ढांचा तैयार किया हुआ ज़्यादा दिखाई देता है, औपचारिक व्यवस्था तंत्र को ज़्यादा वहाँ पर देखा जाता है। फिर दिया फिफ्थ नंबर में निश्चित संबंध। विधिवत रूप से ढांचे की रचना होने से कर्मचारियों के मध्य संबंध कैसा होता है, निश्चित होता है, यानी कि यहाँ पर जितने भी औपचारिक व्यवस्था तंत्र के अंदर जितने भी कर्मचारी या अधिकारी काम करते हैं उन्हें सबको अपना कार्य और अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से पता होती है, और उन्हीं कार्य और जिम्मेदारियों के अंदर रह करके उन्हें अपना कार्य करना होता है, यानी कि उनके बीच में एक संबंध किस प्रकार का निश्चित हो जाता है, औपचारिक संबंध ऑटोमेटिक निश्चित हो जाता है। फिर दिया हुआ 6 नंबर पे लास्ट, सूचना संचार। औपचारिक व्यवस्था तंत्र में कर्मचारियों के बीच में, अधिकारियों के बीच में या अधिकारी कर्मचारियों के बीच में जो भी सूचना संचार होता है वो किस प्रकार का होता है, औपचारिक सूचना संचार होता है। सभी को बताए गए मार्गदर्शन के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार किस प्रकार किस अधिकारी की ज़रूरत है, किस अधिकारी के नीचे किस कर्मचारी को जानकारी की ज़रूरत है, उस प्रकार जानकारी को क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इस प्रकार से जो है औपचारिक व्यवस्था तंत्र का अर्थ और लक्षण पूरा हुआ। अब इसके बाद दिया हुआ है अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र, जो कि व्यवस्था तंत्र के ढांचा का चौथा प्रकार है। देखिए अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र अभी हमने इससे पहले पढ़ा है औपचारिक व्यवस्था तंत्र, तो अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र बिल्कुल अपोजिट है औपचारिक व्यवस्था तंत्र का। देखिए इसका अर्थ भी ध्यान से सुनिएगा, आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है कि अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र किससे कहते हैं, तो आपको इस प्रकार से उसका उत्तर लिखना होगा। किसी भी सोचे समझे उद्देश्य के बिना सामूहिक परिणामों में योगदान देने के लिए स्वयं रचित आंतरिक संबंधों का ढांचा अर्थात अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र। इतना आपको अर्थ लिख देना है। फिर देखिए इसके आगे फिर हम और डिटेल में समझेंगे। व्यवस्था तंत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों के मध्य अनिवार्य रूप से अमुक विशिष्ट सामाजिक संबंधों का विकास हो जाता है। जैसे कि आपने देखा हो कई बार कई कर्मचारी के बीच में, अधिकारियों के बीच में अपने पर्सनल रिलेशन हो जाते हैं। पर्सनल रिलेशन यानी पर्सनल संबंध इस प्रकार से कि आप अपने आप को एक प्रकार का परिवार जैसा मानना लग जाते हैं। परिवार में जैसे हम लोग कैसे एक दूसरे के कांटेक्ट में रह करके हम ये नहीं सोचते कि ये काम इसका है, कि ये काम मेरा है। हम जिसकी जहाँ ज़रूरत देखते हैं, जिसको ऐसा महसूस करते हैं कि हमें यहाँ पर अपना काम करना चाहिए, मान लो कोई हमारे सामने परेशान है, तकलीफ में है, तो उससे हमें मदद करनी चाहिए, ठीक है। ऐसी एक सामूहिक सोच, ये अपनापन की जो एक सोच डेवलप होती है, वो कहाँ देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र में। यानी आपका काम नहीं है, काम आपके जो सामने कर्मचारी कर रहा है उसी का है, पर मान लो वो तकलीफ में है, वो नहीं कर पा रहा है, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, तो आप वो काम करते हैं, तो वो एक मानवीय संबंध हुआ। वो आपके नियम में नहीं आता, ये आपको करना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है, पर वो एक मानवीय संबंध के लिए, एक भाईचारे के लिए, एक आपसी जो है आपसी संबंध के लिए
सामूहिक प्रवृत्ति के लिए, अपनापन के लिए वो आप कार्य कर रहे हो। तो ये सब जो सोच जो देखने को मिलती है, इस प्रकार का जो एक माहौल देखने को मिलता है, वो किस में होता है? अनौपचारिक व्यवसाय तंत्र में। तो देखिए, जैसे आपने अनौपचारिक व्यवसाय तंत्र का अर्थ और उसका जो कॉन्सेप्ट समझा है, उसी के बिल्कुल बेस, उसी के बेस पर, उसके आधार पर पूरा उसका लक्षण समझाया गया है। आपको आराम समझ में आ जाएगा, आपको इसमें कोई भी रटने की जरूरत नहीं है। आप आराम से एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को समझेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। लक्षण में देखिए दिया फर्स्ट नंबर में अनौपचारिक ढांचा। हम लोगों ने देखिए जिस प्रकार से औपचारिक ढांचा पढ़ा था बिल्कुल इसके जस्ट ऊपर, उसी प्रकार से अनौपचारिक ढांचा है। जो हमने अर्थ में पढ़ा है वही इसका अनौपचारिक ढांचा है। इसमें क्या होता है, देखिए आंतरिक संबंधों को महत्व दिया जाता है। ठीक है, यानी क्या होता है कि इकाई में कार्यरत कर्मचारी के मध्य समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक रूप से ढांचे रचना की जाती है। यानी जैसे मैंने आपको समझाया, इसमें नेचुरल रूप से आप एक दूसरे की हेल्प करोगे। आपका काम है, आपने अपना काम कर लिया, आपकी ड्यूटी पूरी होगी, ऐसा नहीं। आपके कर्मचारी के साथ में कोई आपका सहभागी है, उसका काम नहीं पूरा, तो आप उसकी मदद करेंगे, इसका काम भी मेरे साथ साथ में जल्दी पूरा हो जाए, या उसके कार्य को मैं अच्छा कर सकूं, मेरा काम हो गया तो मैं उसकी हेल्प करूं। तो जो एक ये प्राकृतिक या नेचुरल जो थॉट्स आती हैं, सहयोग की जो भावना आती है, वो अनौपचारिक ढांचे में देखने को मिलती है। फिर दिया सेकंड नंबर में मानव व्यवहार पर आधारित। देखिए इसमें मानव व्यवहार का बहुत बड़ा रोल होता है और पूरा मानव व्यवहार पर ही अनौपचारिक ढांचा जो है तैयार होता है। तो इसमें कहा गया कि मानव व्यवहार पर आधारित एक समान मनोभाव, रुचि, मूल्य, शौक, आदत और मान्यता वाले व्यक्तियों के द्वारा अनौपचारिक ढांचे में अनौपचारिक समूह रचे जाते हैं। यानी इसमें कई बार आपका स्वभाव, आपका इंटरेस्ट, आपकी आदत और आपकी मान्यता इसमें बहुत जो इम्पोर्टेंट रोल जो अदा करती है अनौपचारिक समूह बनाने में। फिर दिया थर्ड नंबर में परिवर्तनशील। जिस प्रकार आपने औपचारिक ढांचे में अपरिवर्तनशील पढ़ा था, उसका बिल्कुल अपोजिट देखिए यहाँ पर दिया गया है अनौपचारिक ढांचे में, अनौपचारिक व्यवसाय तंत्र में अपरिवर्तनशील। परिवर्तनशील का मतलब यहाँ पर हुआ कि ये किसी परिस्थिति में कर्मचारी के कार्य और विभाग और उसके स्थान में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें क्यों परिवर्तन किया जाता है? क्योंकि इसमें मानव संबंधों को महत्व दिया गया है। अगर मान लो कोई कर्मचारी किसी विभाग में कार्य कर रहा है और उसको कोई तकलीफ है, परेशानी आ रही है, ठीक है, तो उसे उस कार्य से या उस जॉब से निकालेंगे नहीं, उसको दूसरा कार्य या दे दिया जाएगा, दूसरे विभाग में पहुंचा दिया जाएगा, जहां पर जिस विभाग में वो आराम से कार्य कर सकता है, उसको कोई फिजिकली या मेंटली प्रॉब्लम ना हो, उस प्रकार से। तो इस प्रकार से क्या किया, उसमें परिवर्तन किया जाता है, जिससे कर्मचारी की जॉब भी रहे, ठीक है, और वैसा इकाई को जो उसका कार्य है वो कार्य भी मिलता रहे। तो इस प्रकार ये सोच कहाँ आती है? मानव संबंधों के आधार पर आती है। फिर दिया है फोर्थ नंबर पर सर्वव्यापी। सर्वव्यापी यानी कि सार्वत्रिक। अनौपचारिक व्यवस्था का जो स्वरूप है वो इस प्रकार है, अनौपचारिक व्यवस्था जो है इस प्रकार से, वो सारी इकाइयों में, सभी प्रकार के औद्योगिक इकाइयों में, सभी जगहों में ये देखने को मिलता है, क्योंकि ये मानव संबंधों पर आधार रखता है। कोई भी इकाई, कोई विभाग में मानव के संबंधों के बीच में अपने आपसी मेलजोल और भाईचारे की भावना जो डेवलप होती है, तो वहाँ ये देखने को मिलेगा। चाहे वो कोई भी विभाग हो, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। फिर दिया हुआ है नेक्स्ट 5 नंबर पे अनौपचारिक सूचना संचार। यहाँ पर कर्मचारियों के बीच में, अधिकारियों के बीच में, या अधिकारी कर्मचारियों के बीच में सूचना संचार तो होगा, पर किस प्रकार का होगा? अनौपचारिक होगा। यानी आपके रिलेशन कर्मचारी के बीच में, या अधिकारी के बीच में, अधिकारी कर्मचारी के बीच में आपसी मेलजोल कैसा है, आपसी संबंध कैसा है, ठीक है, आपने अपने से कैसे जो सामने वाले अधिकारी कर्मचारी अधिकारी के बीच में कैसे संबंध या रिलेशन डेवलप किए हैं, अपनापन की क्या जो अपनेपन की क्या भावना जो है डेवलप किए हैं, उस पर ये सूचना संचार होता है। फिर दिया है 6 नंबर पे लघु आकार। ज़्यादातर अनौपचारिक व्यवसाय तंत्र का जो स्वरूप है वो लघु आकार यानी छोटे आकार की जो व्यवसाय इकाइयाँ होती हैं वहाँ देखने को मिलता है। फिर दिया 7 नंबर में नियंत्रण का अभाव। नियंत्रण का अभाव, देखिए नियंत्रण किसी भी कर्मचारी या अधिकारी या कर्मचारी द्वारा कर्मचारी को नियंत्रण कब किया जाता है? जब वो नियम संयम या डिसिप्लिन पे काम कर रहे हो तब। पर अनौपचारिक व्यवसाय तंत्र तो में कोई किसी प्रकार कोई कर्मचारी को या अधिकारी को अनौपचारिक स्वरूप बनाने के लिए, या अनौपचारिक तौर पे सूचना संचार करने के लिए, या अनौपचारिक तौर पे मानव संबंध जो है एक दूसरे के भाईचारे की सोच डेवलप करने के लिए कोई फोर्स नहीं करता है। इसमें किसी प्रकार कोई किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करता है कि आपको ये काम, अगर मान लो किसी को परेशानी तो आपको ये काम उसके साथ में करना ही पड़ेगा, हेल्प करनी पड़ेगी, ऐसी कोई जोर जबरदस्ती इसमें नहीं होती। तो इसमें नियंत्रण तो होगा ही नहीं। इसमें सभी कर्मचारी या अधिकारी अपनेपन के हिसाब से, अपनी खुशी से, ठीक है, अपनापन के हिसाब से
भाईचारे के नाते एक दूसरे की हेल्प और मदद करते हैं और सामूहिक प्रवृत्ति करते हैं। इसमें से नियंत्रण का अभाव इसमें साफ साफ देखने को मिलता है। फिर लास्ट जो 8वें